दोस्तों, सब लोगों का मानना है कि चांद पर किसी चीज़ की तस्वीर नक्श है। क्या आप जानते हैं वो तस्वीर किसकी है और वह चांद पर क्यों नक्श की गई है? दोस्तों, इन सब बातों के साथ साथ चांद पर एक नाम भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। चांद पर एक इंसान का नाम भी मौजूद है, लेकिन किसका? ये सब जानने और इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अपना सफ़र रवां दवा रखें। दोस्तों, चांद असल में एक ऐसा सैयारा है जहां पर इंसानी ज़िंदगी बसर करने के ज़्यादा चांस हैं। क्या आप सब लोग ये जानते हैं कि हमारी ये ज़मीन कितनी बड़ी है? जी हाँ, यकीनन आप सब अपने अंदाजे और सोच से कहते हैं कि बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये हमारी ज़मीन बहुत छोटी है। इसमें लाखों शहर, करोड़ों बस्तियां, कई बड़े बड़े ममालिक और कई मुख्तलिफ रियासतें अनगिनत सालों से बसती आ रही हैं। क्या कभी किसी ने इस बात पे भी गौर किया है कि ये कई अरबों सालों तक बसते भी रहेंगे या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि 7.5 अरब साल बाद हमारी ये ज़मीन तबाह हो जाएगी। दोस्तों, ज़मीन की तबाही और इंसानी ज़िंदगी में होने वाली अनमोल तब्दीलियों से वाकिफ़ होने के लिए ऊपर लगे कार्ड पर क्लिक करें और दिलचस्प मालूमात हासिल करें। दोस्तों, ज़मीन से कई गुना बड़े सैयारे इस कायनात में मौजूद हैं और इनमें से कई सैयारों पर इंसानी ज़िंदगी बसर करने, इंसान के रहने के चांस हैं और अब भी यहाँ पर जाने और रहने का इंतज़ाम किया जा रहा है। सबसे पहले जहाँ ज़िंदगी का निज़ाम शुरू किया जाएगा वो हमसे इतना दूर है कि वहाँ पर जाने के लिए जो फासला तय करना पड़ता है वो इतना है कि अगर हम उसमें अपनी ज़मीन जैसी 30 और ज़मीनें भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, या फिर निज़ाम शमसी के 30 सैयारे समा सकते हैं। तो ये फासला है 3,84,402 किलोमीटर। तो दोस्तों, वो जगह है चांद। ये जिस्म हमारी ज़मीन के करीब तरीन निज़ाम शमसी का जिस्म है। दोस्तों, जैसे जैसे हम इस ज़मीन से दूर होते चले जाएंगे, ये हमारा माजी का सफ़र बनता चला जाएगा और बहुत से उन पोशीदा राजों का पर्दाफाश होगा जो कई हज़ारों सालों से दफन है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते हम वहाँ पर जा पहुँचेंगे जहाँ से हमारी, तुम्हारी, हम सब की जिंदगियों की शुरुआत हुई है। दोस्तों, चलो चलते हैं उस दूसरे इंसानी जिंदगी बसर करने वाले सैयारे की जानिब जहां पर हमें स्पेसक्राफ्ट 3 से 4 दिनों में पहुंचा देता है। ये चांद वो गोल पत्थर है जो इंसानी जिंदगी की सबसे ज्यादा हसीन और हैरान कुन सोच थी। आज से सिर्फ 52 साल पहले इंसानी जिंदगी में ये कहानियाँ और सोचें बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल थीं और इन्हें अहमियत दी भी जाती थी। जैसे लोगों का तस्वर है कि चांद पर एक बुढ़िया चरखा गाया करती थी और तो और जापानी अभी पिछली सदी तक अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते और स्कूलों के निसाब में पढ़ाया करते थे कि बच्चों, चांद पर एक खूबसूरत सी तस्वीर नक्श है जो एक बूढ़े ने बनाई थी कि एक दिन वो सरसब्ज़ो शादाब जंगल में आग जलाकर चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। अचानक से उसकी नजर साथ वाले दरख्त पर पड़ी और उस दरख्त के नीचे कुछ जानवर आपस में खेल रहे थे। बूढ़े ने उन्हें देखा और सोचने लग गया। फिर अचानक से उन्हें आवाज दी कि मुझे कुछ खाने को दिया जाए, मैं एक भूखा और लाचार बूढ़ा हूँ, वरना मैं कुछ ही लम्हों में मर जाऊंगा। तो 3 जानवरों ने उसकी बात सुनी और इन तीनों में से बंदर ने आवाज सुनते ही दौड़ना शुरू कर दिया और नदी के किनारे जा पहुंचा, लेकिन उसे वहां कुछ ऐसा दिखाई ना दिया कि वो उसे लाकर बूढ़े के सामने पेश कर सके। तो उसने नदी के अंदर ही से तैरती हुई मछली को पकड़ लिया और आकर बूढ़े के सामने पेश कर दी। सुस्त और बेअक्ल गीदड़ ने बेवकूफ़ी की, साथ ही दरख्त पर बैठी छिपकली को मारकर बूढ़े के सामने रख दी और बेचारे खरगोश के साथ बहुत बुरा हुआ। उसे ऐसा कुछ भी ना मिला जो बेचारे लाचार बूढ़े को खाने के लिए दे सके। तो उसने आजिज़ी की इंतहा कर दी और सर झुकाकर आगे बढ़ा और बोला, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो मैं आपको खाने के लिए दे सकूं,
लेकिन मेरी जान हाजिर है। ये कहकर खरगोश ने आग में छलांग लगा दी। इतने में बूढ़े ने जल्दी से चादर को अपने बदन से हटाया और खरगोश को बाहर निकाला और बोला, मैं एक लाचार और भूखा बूढ़ा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आसमानों का देवता हूँ। मैं तो राजाओं का राजा हूँ और अब मैं जमीन पर रहने वालों का इम्तिहान लेने आया हूँ। उसने खरगोश के जिस्म पर लगी हुई आग को बुझाया और जले हुए बालों पर फूंक मारी तो वो बाल वैसे के वैसे हो गए जैसे पहले थे, बल्कि चमक पहले से भी ज्यादा हो गई। ये सब देखने के बाद दूसरे जानवर हैरान हो गए। कहते हैं कि उस आसमानों के देवता ने खरगोश को अपनी जान की कुर्बानी देने का इनाम देने के लिए उसने उसकी तस्वीर को चांद पर नक्श कर दिया था, ताकि आने वाले इंसानों और तमाम जानवरों के लिए एक अच्छाई की मिसाल हो जाए। दोस्तों, ये कहानियाँ और इसी तरह की कई और कहानियाँ इस दुनिया के कोने कोने में मशहूर थीं और आज भी साइंस और साइंसदानों की रिसर्च से जी चुराने वाले शख्स इन पर यकीन रखते हैं। और आजकल भी बहुत से इंसानों को अपने मतलब यानी जिस कहानी पर उनका यकीन है उन्हें उनकी तस्वीर नजर आती है। अफसोस ये कि इन विचारों के ये यकीन और ये कहानियाँ नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन ने झूठी कर दी, क्योंकि जब ये दोनों इंसान चांद पर गए और वहाँ पर इनको कोई चरखा गाती बुढ़िया नहीं मिली और ना कोई देवता राजाओं का राजा मिला और ना ही इनके कदमों के निशानात मिले। इनकी ये कहानियाँ झूठी होने का सबूत ये है कि चांद पर कोई भी निशान हो वो हजारों लाखों अनगिनत सालों तक रहता है, क्योंकि इंसान चांद पर निस्फ आधी सदी पहले पहुंचा था, लेकिन उसके कदमों के निशानात अब भी चांद पर मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे अब की बात हो। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि चांद के गिर्द कोई गैस नहीं है, यानी चांद का कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई इसके गिर्द दूसरी लेयर नहीं है और तो और यहाँ पर बारिश और आंधी वगैरह भी नहीं आती। यही वजह है कि चांद पर जो निशान एक बार पड़ गए तो हजारों सालों तक वो वैसे के वैसे रहेंगे। माय क्यूरियस फेलोज, आपके जहन में अभी ये जगह देखने के बाद एक सवाल जरूर पैदा हो रहा होगा, वो ये कि ये जो करीब करीब एक दूसरे के छोटे छोटे बारिश के कतरों की तरह के निशानात हैं, ये किस चीज के हैं? ये बारिश के या फिर पानी के कतरों के निशानात हैं। दोस्तों, ये निशानात भी आजकल के नहीं हैं, बल्कि ये निशान भी आज से कोई 3 या 3.5 अरब साल पहले के हैं। उस दौर में चांद पर अनगिनत आतिशफशां फटे थे, जिनका लावा हजारों मील तक फैला और फिर आहिस्ता आहिस्ता लावा वक्त के साथ साथ ठंडा होता चला। ये लावा जमीन से धब्बों की तरह नजर आता है। साइंसदान इन धब्बों को चांद के समंदर या मारिया कहते हैं। हर समंदर को साइंसदान एक मखसूस नाम देते हैं, जैसे सी ऑफ नॉलेज, सी ऑफ गोल्ड, सी ऑफ क्रेसेस वगैरह। और जो जगह इन काले धब्बों के अलावा हैं और अगर जमीन से देखें तो ज्यादा रोशन नजर आती हैं, उन्हें सहरा कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, ये सारी चीजें चांद के समंदर और सहरा वगैरह हैं, जो आतिशफशां फटने से पैदा हुए वजूद में आए और फिर पूरे चांद पर फैल गए। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो ये और ज्यादा चमकने लगते हैं और जमीन पर चांदनी फैल जाती है। दोस्तों, चांद पर नील आर्मस्ट्रांग के कदमों के निशानात ही मौजूद नहीं है, बल्कि 12 मजीद यानी टोटल 13 इंसानों के कदमों के निशानात मौजूद हैं, जो अपोलो 11 के बाद अपोलो 12, अपोलो 13, अपोलो 14, अपोलो 16 और अपोलो 17 के जरिए चांद पर पहुंचे थे। दोस्तों, इन निशानात में चंद एक गाड़ियों के निशानात भी मौजूद हैं, जिन्हें साइंसदानों ने चांद की चमकती हुई जमीन पर अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया था। दोस्तों, निशानात तो निशानात ही रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद पर एक खूबसूरत और प्यारी लड़की का नाम भी मौजूद है। अफसानों में ऐसा जरूर होता है कि हर आशिक अपनी प्रेमिया से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगा,
لیکن چاند تو دور کی بات ہے، ایک ستارہ بھی نہیں توڑ کے لایا جاتا۔ لیکن ایک شخص تھا جس نے اپنی پیاری سی ننھی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا نام چاند پر لکھوں گا، اور اس نے یہ اپنا وعدہ پورا کیا۔ دوستو، یہ شخص چاند پر جانے والے آخری یعنی اب تک کے آخری مشن اپولو 17 کا کمانڈر یوجین تھا۔ یہ 1972 میں 3 دن چاند پر رہا۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب یہ واپس آ رہے تھے تو اس نے اپنے ساتھی ایسٹرونومر کا ساتھ چھوڑ کر ایک سائڈ ہوا اور جھکا چاند کی چمکتی زمین پر اپنی بیٹی ٹریسی کا نام لکھ دیا۔ دوستو، یہ اس کی بیٹی کے لیے ایک لازوال تحفہ تھا، لیکن اس عجیب تحفے میں ایک سویٹ میٹھا سا دکھ بھی شامل ہو گیا۔ وہ یہ کہ وہ اس چاند پر لکھے ہوئے اپنی بیٹی ٹریسی کے نام کی تصویر نہیں بنا پایا۔ حالانکہ کیمرہ بھی وہاں موجود تھا، تصویریں اور ویڈیوز بھی بنائی جا رہی تھی، بس یہ دکھ اس کو مرتے دم تک نہ بھولا۔ اسی لیے اس نام کی کوئی فوٹو یا ویڈیو وغیرہ نظر نہیں آئی۔ دوستو، چاند پر جانے والا پہلا شخص یعنی نیل آرمسٹرانگ اور آخری اب تک کا جانے والا شخص یوجین تھا۔ یہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور یہ تصویر جو دنیا کی خوبصورت تصویر ہونے کا اعزاز حاصل کر چکی ہے، یہ چاند پر بنائی جانے والی زمین کی آخری تصویر ہے۔ دوستو، اب انسان ایک بار پھر چاند پر جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ صرف جانے ہی نہیں بلکہ پرماننٹلی رہنے کا انتظام کر رہا ہے، اور اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں، اور یہ فائدے آپ 10-12 سالوں میں ہوتے ہوئے دیکھ ہی لوگے۔ لیکن ابھی تو ہم زمین سے چاند کی یہ سمت دیکھ ہی سکتے ہیں۔ اور کیا آج تک کبھی کسی نے یہ سوچا کہ ہر بار چاند کے دھبے ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں؟ ہر سال جب 14ویں کا چاند نظر آتا ہے تو وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند زمین کے گرد گردش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے محور کے گرد بھی گردش کرتا ہے، اور چاند کو زمین کے گرد ایک چکر پورا کرنے میں اور اپنے محور کے گرد ایک چکر پورا کرنے میں ایک سا وقت لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہم زمین پر بیٹھ کر چاند کی دوسری سمت نہیں دیکھ پاتے۔ اور دوستو، اب چین کا ایک روبوٹک مشن بھی چاند پر پہنچ چکا ہے اور مختلف تجربات میں مصروف بھی ہے، اور اس نے چاند کی دوسری سمت بھی ڈھونڈ نکالی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ چاند کی دوسری سمت پہلے والی سمت سے بہت خوبصورت ہے، بہت زیادہ چمکدار ہے، اس میں کالے کالے دھبے بہت کم ہیں۔ دوستو، چاند بھی اس زمین کا کبھی حصہ تھا۔ آج سے کوئی 4.5 ملین ایئرز پہلے ایک بہت بڑا شہابیہ ثاقب اس زمین سے ٹکرایا اور اس کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک بڑا ٹکڑا اس کے گرد ہی گھومنے لگا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جسم ہم سے دور ہوتا جا رہا، اور اس جسم کو چاند کہتے ہیں۔ دوستو، یہ جسم ہم سے ہر سال 3.8 سینٹی میٹر دور ہو رہا ہے۔ دوستو، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ 3.8 سینٹی میٹر دور ہونے کا آخر کیا پروف ہے؟ نہ تو کوئی ایسا آلہ ہے جو اس فاصلے کو کاؤنٹ کرے، اور نہ تو ہر سال اپولو کا کوئی مشن چاند پر جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کا بھی پروف ہے۔ جب 1969 میں یعنی 1969 میں جانے والے سائنسدان نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن
वहाँ चांद पर पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पर एक ऐसा काम किया जो काम सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। वो ये कि जब ये जमीन पर वापस आने लगे तो इन्होंने चांद की चमकती जमीन पर रेड 4 रिफ्लेक्टर नस्ब कर दिया था। ये एक ऐसा रिफ्लेक्टर था कि अगर उस पर लाइट फेंकी जाए तो ये रिफ्लेक्टर उस लाइट को उसी जगह जहाँ से उस पर फेंकी जा रही हो वहीं पर रिफ्लेक्ट बैक करता है। ये रिफ्लेक्टर सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने ही नहीं रखे थे, बल्कि इसके बाद भी जाने वाले 2 मिशंस ने ये रिफ्लेक्टर चांद पर 2 मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब किए थे। और यही रिफ्लेक्टर इस बात का जीता जागता सबूत है कि चांद हमसे हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर हो रहा है। और अगर यही रफ्तार रही तो 500 मिलियन ईयर्स बाद का चांद हम जमीन से देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों फिक्र ना करें, उससे पहले ये जमीन तबाह हो चुकी हो। दोस्तों इससे पहले वाली डॉक्यूमेंट्री में हम आपको जमीन की तबाही के बारे में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।